from the departmental administration point of view, today we will be discussing. In that, the first is administrative approval, or it is also called as the administrative sanction. And the next we will be learning about the technical sanction. Very two important steps that are required to be taken whenever the गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन वर्क इज टू बी कैरिड आउट. ठीक है. जब गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो हमें कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करने के पहले ये दो चीजें करवा लेना पड़ता है, जिसको पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और दूसरा है टेक्निकल सैंक्शन. वन बाय वन हम समझ लेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट है ना. अभी ध्यान में रखेंगे तो आपको, जब आप वेन एवर यू विल एंटर इनटू द गवर्नमेंट सर्विस, you will definitely get the idea of this and you can move further. So this approval, which is called as the administrative approval, is given for the construction of any structure, any building, any bridge, any canal, any civil engineering work. उसके बगैर आगे जाते ही नहीं. अब ये क्या है भाई? तो गवर्नमेंट को from the construction authority like the PWD, irrigation department, water supply department, lot of the government departments, CPWD, railways, etc., etc., border security force. तो ये क्या करते हैं, कोई भी बांधकाम करने के पहले उसका एक एस्टिमेट बनाते हैं, जिसको हम एक अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट बोलेंगे, लेकिन जनरली वो इट इज वेरी नियर टू दी डिटेल एस्टिमेट. वो डिटेल एस्टिमेट जैसा ही रहता है. वो स्ट्रक्चर का, वो बांधकाम का डिटेल एस्टिमेट बनाते हैं. एंड दैट डिटेल एस्टिमेट अलॉन्ग विथ ए नोट विथ दैट डिटेल एस्टिमेट कि व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ दैट वर्क. ये धरण बांधने की जरूरत क्या है, ये ब्रिज बांधने की जरूरत क्या है, इससे क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले हैं, उसका इंपॉर्टेंस, ये नेशनल हाईवे पे है, मेन कैनाल है, वगैरह वगैरह. और ये सब along with this note and this estimate, it is being submitted to a authority, government authority. अथॉरिटी है ना, कोई जो मंजूर करने वाला जो प्राधिकरण है, या जो अथॉरिटी जिसको बोलते हैं, अधिकारी जो है, उसको वो सबमिट करते हैं. ये इसलिए करते हैं कि ये काम के लिए आने वाले खर्चे की प्रोविजन गवर्नमेंट अपने बजट में कर सके, है ना. गवर्नमेंट के पास में जो भी पैसा आता है साल में टैक्सेस के रूप में, तो वो उस हिसाब से अपने पैसा अलग अलग डिपार्टमेंट में प्रोविजन करती है. कोई डिपार्टमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट है, जब अभी अभी कोरोना का चालू है तो हेल्थ डिपार्टमेंट के ऊपर ज्यादा खर्चा है. रोड्स डिपार्टमेंट है, इरिगेशन डिपार्टमेंट है, और एजुकेशन डिपार्टमेंट है. सो लॉट ऑफ द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज आर टेकिंग प्लेस अंडर द गवर्नमेंट. तो उसमें से वो फॉर दिस कंस्ट्रक्शन वर्क दैट मच अमाउंट which is there in the estimate is being reserved for that, and then government gives in writing the approval to this proposal of the estimate and the detail note for the to the concerned authority. यानी जिन्होंने ये प्रपोजल भेजा है, वो फिर से जो साइट के अधिकारी है उनको ये प्रस्ताव मंजूर करते हैं. चलो भाई, अब आप यू कैन मूव फर्दर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस वर्क. या आगे की जो भी प्रोसीजर है, क्या प्रोसीजर है वो भी मैं बताता हूँ. तो आगे के प्रोसीजर के लिए आप प्रोसीड हो सकते हैं खर्चा करने के लिए. तो ये प्रोसेस को बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल. जनरली इट इज एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल. एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन बहुत कम बोलते हैं, लेकिन कॉमन वर्ड इज एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल. सो इट डिनोट्स the formal acceptance by the department concerned of the proposal. So this administrative approval is the formal acceptance by the government department for that concerned proposal. And so many department, मैंने अभी आपको याद ही पढ़ा दिया. Take up the work, वो काम चालू करने के लिए आगे बढ़ते हैं.
prepares detailed designs. Now the second step is they have to prepare the detailed designs, plans and estimates, and then execute the work. इसके बीच में क्या है, यानी सबसे पहले तो अभी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आपके ध्यान में आ गया होगा, उसके लिए भी एस्टिमेट बनाना पड़ता है, बट दैट एस्टिमेट इज बिट ऑन द अप्रोक्सीमेट लाइन. बट आफ्टर द, बिकॉज वो थोड़ा गवर्नमेंट को अंदाजा आने के लिए कि कितना प्रोविजन हमें रखना है इन फ्यूचर फॉर द नेक्स्ट कमिंग 3 years 4 years. एक साल में तो कोई कंस्ट्रक्शन होता नहीं है, बहुत छोटा है तो एक आध साल में होगा, लेकिन 2 साल 3 साल तक गवर्नमेंट एक साथ तो उतनी प्रोविजन नहीं रखती है, लेकिन 3 साल के लिए 10 करोड़ का काम होगा तो 3 साल के लिए 3-3 रखेगी, तो ऐसे प्रोविजन रखेगी. So for that purpose, this administrative approval and its proposal is being submitted to government, and then the acceptance, formal acceptance by the department is conveyed to the by the government to that concerned department. So after administrative approval is given by the government, the work is being taken up. आगे बढ़ते हैं काम करने के लिए, और तब डिटेल एस्टिमेट प्लान, अब उसका ड्राइंग, डिजाइन, प्लान्स एंड एस्टिमेट्स दे आर प्रिपेयर्ड, एंड आफ्टर द एस्टिमेट्स आर प्रिपेयर्ड, एग्जीक्यूटिंग द वर्क में और एक प्रोसेस आती है बीच में, वो है उसके टेंडर कॉल करते हैं. इन बिटवीन द एस्टिमेट्स एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क there is one process called as the calling the tenders, calling the contractors for execution or construction of the work. The engineering department prepares approximate estimate, preliminary plans and submits department concerned for the administrative approval. Now the next is the technical sanction. ठीक है, अब administrative approval ये approximate और maybe bit detail estimates बहुत डिटेल बाद में ही बनाते हैं जब ये टेक्निकल सैंक्शन के लिए आता है. अब एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी हायर अथॉरिटी देती है, उसके बाद में जो हमारी टेक्निकल अथॉरिटी रहती है, एक हायरार्ची रहती है गवर्नमेंट में. एक बार मैं आपको मुंह से बता देता हूँ, आप चाहे तो नोटबुक में लिख सकते हैं. हायरार्ची यानी कैसे हमारे यहाँ कौन कौन से पोस्ट रहते हैं. फ्रॉम द बॉटम मोस्ट पोस्ट से चलते इंजीनियर से, तो सबसे छोटा जो इंजीनियर रहता है वो रहता है सेक्शनल इंजीनियर, और जिसको जूनियर इंजीनियर करके बोलते हैं. ही इज नॉट ए गैजेटेड इंजीनियर. ठीक है, वो भी कभी तो भी आगे समझा दूंगा आपको. जूनियर इंजीनियर और द सेक्शनल इंजीनियर, उसके ही रैंकिंग में एक असिस्टेंट इंजीनियर 2 की पोस्ट है, AE2. ठीक है, ही इज ए गैजेटेड इंजीनियर. इसके अब ये AE2 से आगे में जो भी गवर्नमेंट में भर्ती होती है वो थ्रू महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन होती है, MPSC. और ये AE2 के नीचे से जो है सेक्शनल इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर, ये लोकल लेवल पे इसकी रिक्रूटमेंट होता है, लोकल जो सिलेक्शन बोर्ड रहता है, बट दिस इज नॉट ए गैजेटेड पोस्ट. AE2, इसके ऊपर में एक 3-4 जूनियर इंजीनियर या असिस्टेंट इंजीनियर 2 जिसके अंडर काम करते हैं उसको बोलते हैं डेप्यूटी इंजीनियर और सब डिविजनल इंजीनियर या असिस्टेंट इंजीनियर 1. डेप्यूटी इंजीनियर, सब डिविजनल इंजीनियर ये प्रमोशन से जाते हैं. असिस्टेंट इंजीनियर 1 लेकिन वो डायरेक्ट क्लास 1 होता है एग्जाम देने के बाद. यानी आप लोगों जैसा यदि डायरेक्ट 22-23 साल में इफ यू आर सिलेक्टेड एट द एज ऑफ 23-24, सो यू हैव ए वेरी ब्राइट फ्यूचर. उसके बाद में AE1 के बाद में और एक पोस्ट रहती है, उसको असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ये भी MPSC के थ्रू भरते हैं. बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट पोस्ट है AE2 AE1 असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर. और उसके ऊपर में एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट रहती है. बिलो 1 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर देयर आर 4-5 डेप्यूटी इंजीनियर्स. बिलो ईच डेप्यूटी इंजीनियर देयर आर 4-5 जूनियर इंजीनियर और सेक्शनल इंजीनियर और द असिस्टेंट इंजीनियर 2. 5-6 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ऊपर में एक पोस्ट रहती है सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर. 5-6 सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर के ऊपर एक पोस्ट रहती है चीफ इंजीनियर. और चीफ इंजीनियर के ऊपर में एक गवर्नमेंट में सेक्रेटरी की पोस्ट रहती है. तो वो पूरे महाराष्ट्र का एक सेक्रेटरी रहता है, पूरे एक स्टेट का, बहुत बड़ा है. और जो जनरली असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर करके शुरू में सर्विस में सिलेक्ट होता है तो वो डेफिनेटली सेक्रेटरी के पोस्ट तक के प्रमोट होते होते जाता है. अब मैंने इसलिए आपको ये बताया
कि गवर्नमेंट यानी जैसे सेक्रेटरी से ये सैंक्शन होके आया एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, तो ये काम कोई भी कंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए इसको टेक्निकल सैंक्शन की जरूरत पड़ रहती है। वो टेक्निकल सैंक्शन जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, दैट टेक्निकल सैंक्शन इज बीइंग गिवन बाय द वेरियस अथॉरिटीज बिलो द सेक्रेटरी। जो मैंने चीफ इंजीनियर बोला, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर और द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ये हर एक को काम के कॉस्ट के हिसाब से उसको पावर्स रहते हैं मंजूरी देने के। सो ये डिटेल एस्टिमेट को ही टेक्निकल सैंक्शन मिलता है आफ्टर द डिजाइन ड्राइंग्स। एज हैज बीन सेड, द टेक्निकल सैंक्शन मींस सैंक्शन ऑफ द डिटेल एस्टिमेट which includes the design calculations। डिटेल एस्टिमेट के वक्त आपको वो स्ट्रक्चर के पूरे डिजाइन करना है अच्छे से, डिजाइन कैलकुलेशंस, ड्राइंग्स, quantities of the various quantities of the various works or components of the works. Again, as I have told you, the specifications, rates and cost of the work by the competent authority। ये competent authority यानी चीफ सेक्रेटरी से लेके तो चीफ इंजीनियर, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ये इनको ये पावर रहती है सैंक्शन देने की यानी काम में और आगे बढ़ने के लिए मंजूरी। So after the technical sanction of the estimate is given, then only the work is taken for the construction, है ना। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, सेकंड इज टेक्निकल सैंक्शन। ठीक है। इन केस ऑफ द ओरिजिनल वर्क, द काउंटर सिग्नेचर ऑफ द लोकल हेड ऑफ डिपार्टमेंट शुड बी ऑब्टेन्ड एंड प्लान्स एंड एस्टिमेट्स बिफोर टेक्निकल सैंक्शन इज अकॉर्डेड बाय द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। कहीं ज्यादा दिमाग को तकलीफ मत दीजिए। काउंटर सिग्नेचर यानी किसी से तो भी आगे आगे सबमिट करने के लिए उसके ऊपर सिग्नेचर्स रहते हैं, तो लोकल हेड यानी सब डिविजनल इंजीनियर, डेप्यूटी इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर 1, ये तीनों एक ही पोस्ट है। तो यहां से ये प्रपोजल बनता है पहले, यानी डिटेल एस्टिमेट बनता है, ड्राइंग बनते हैं। इनको भी कोई हेल्प करने वाले होते हैं, ये कोई अपने आप नहीं बनाते, बट दे हैव द पावर and they have the responsibility to prepare the estimate in detail along with the designs etc. And then they counter sign it and submit it to their higher authority। डेप्यूटी इंजीनियर सबमिट करता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पावर में है तो फिर वो वहां सैंक्शन करता है, नहीं तो वो फिर और सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर को, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर के पावर में है तो वो, नहीं तो वो और चीफ इंजीनियर को भेजता है। ठीक है। ये हर एक पावर्स इसलिए दिए, ऐसे मजाक के लिए नहीं दिए गए, ये इसलिए कि दैट डिपेंड्स ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द वर्क एंड द वॉल्यूम ऑफ द वर्क। छोटा सा काम है, बड़ा काम है और उससे बड़ा काम है, दैट डिपेंड्स ऑन द कॉस्ट ऑफ द वर्क एंड अकॉर्डिंगली द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज बीइंग शेयर्ड बाय द अथॉरिटीज। उस हिसाब से वो अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है ना। जैसे अब एग्जाम्पल करके आपको बताया है नीचे में, आज ये चेंज हो गए हैं, आज दीज आर द रिवाइज्ड, दीज मे बी रिवाइज्ड, है ना। ये हम कहीं तो भी नेट पे मिलते हैं तो देखते हैं। द पावर फॉर द टेक्निकल सैंक्शन, जैसे चीफ इंजीनियर मैंने आपको हायरची अब भी बताया, फिर से हायरची मैं रिपीट, हायरची, HIGHARCHY, हायरची म्हणजे वरून खालपर्यंत कसे कसे पोस्ट असतात किंवा कुठेही उंचीनुसार हायरची वगैरे म्हणतो आपण। तर ती अशी असते की सगळ्यात मोठी पोस्ट जी असते त्याला सेक्रेटरी म्हणतो आपण, तो गव्हर्नमेंट लेवलवरती असतो, मंत्रालय मुंबईत असतो तो। ठीक है। आपल्या महाराष्ट्रासाठी, महाराष्ट्र के लिए वो मंत्रालय बंबई में रहता है, बिहार में शायद पटना में होगा और कश्मीर कहीं कहीं श्रीनगर में होगा। वो स्टेट कैपिटल में वो रहता है सेक्रेटरी, वो मंत्रालय में रहता है लेकिन वो इंजीनियर ही रहता है। उसके नीचे जो रहता है वो सेक्रेटरी चीफ इंजीनियर रहता है। तो ये जैसे महाराष्ट्र में विदर्भ एक है, विदर्भ में भी नागपुर रीजन, अमरावती रीजन है, मराठवाड़ा में औरंगाबाद है, पुणे है, इधर सांगली है और कहीं कोकण है। तो ये हर रीजन के अपने अलग अलग चीफ इंजीनियर्स रहते हैं। सो इट इज ए वेरी बिग पोस्ट। सो बिलो दिस चीफ इंजीनियर, तो ये चीफ इंजीनियर को वो एरिया के कंस्ट्रक्शन के पावर्स रहते हैं। सो ये चीफ इंजीनियर के नीचे में अलग अलग आइदर एरिया के लिए या अलग अलग काम के लिए, फॉर द डिफरेंट एरियाज। जैसे नागपुर है तो नागपुर में फिर विदर्भ है
तो विदर्भ में और नागपुर जिला और फलाना जिला वगैरह वगैरह ऐसे अलग 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 उसके सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर रहेंगे, या फॉर द डिफरेंट वर्क्स आल्सो अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम ऑफ वर्क द सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर्स आर देयर. बिलो सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर्स अगेन चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव के नीचे डेप्यूटी इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर 1, AEE, और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और डेप्यूटी इंजीनियर, ऑल दिस सब डिविजनल इंजीनियर्स. ये ऐसी हायरार्ची रहती है. तो चीफ इंजीनियर को कोई भी काम के टेक्निकल सैंक्शन के फुल पावर रहते ऑफ एनी कॉस्ट मैक्सिमम. ठीक है, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ वगैरह जो भी हो गया आज के मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक एग्जाम्पल के लिए हायरार्ची के हिसाब से आपको बता रहा हूँ. चीफ इंजीनियर फुल पावर, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर अप टू 15 lakhs, ये ज्यादा भी हो सकते हैं. आज 25 लाख पर, क्योंकि नाउ द रेट्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, सो द पावर्स आर रिवाइज्ड. सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर अप टू 50, ये फॉर एग्जाम्पल है. एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अप टू 5 lakhs. अब if the estimate is on the standard design, ये सब के लिए if the estimate is of the standard estimated cost के है भला, ये टेक्निकल सैंक्शन के पावर्स जो है these are the based on the estimated cost. If estimated cost is more than 15 lakhs up to any amount, then the chief engineer is fully empowered for the technical sanction. That is for the execution of work, superintendent engineer up to 15 lakhs, executive engineer up to 5 lakhs. This is just a example. Today it may be revised. It is revised 100%, 1%, I will tell you. Now friends, we will move on to a very important part. That is the approximate estimate, which is also called as the preliminary estimate, rough cost estimate. ठीक है, अभी आपको पूरे ध्यान में आया होगा कि व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, व्हाट इज टेक्निकल सेक्शन. सो फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और फॉर बिगिनिंग और थिंकिंग ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी वर्क, मे बी इन गवर्नमेंट और मे बी इन प्राइवेट, वो काम फॉर गेटिंग द आइडिया, for getting the idea of the cost of any construction, any proposal, we need certain estimate. That estimate is called as the approximate estimate, preliminary estimate, rough cost estimate, है ना. कोई भी चीज, कोई भी बांधकाम हाथ में लेने के पहले हमें वो कीमत, उसकी अंदाजे कीमत हमें पता रहना चाहिए, है ना. हमारा घर भी बनाना है, 2 खोली का भी घर बनाना है, तो हमें पहले पता रहना चाहिए कि इसकी कितनी खर्च आएगा. 1 लाख आएगा, 1.5 लाख आएगा, 2 लाख आएगा. तो उस हिसाब से हमारे जेब में यदि पैसे होंगे तो हम आगे बढ़ेंगे. पैसा ही नहीं है तो थोड़ी हम बांधकाम के लिए जाएंगे, है ना. इसके लिए हम क्या करते हैं, वैसे ही गवर्नमेंट में या हम इंजीनियर लोग करते हैं. अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट की कीमत पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सोचते जाइए. उसी वही लाइन के ऊपर में प्रैक्टिकली भी हम जाते हैं. ठीक है. सो तो पहले हम थोड़े 2-3 पॉइंट देख लेते हैं कि भाई रफ एस्टिमेट इज रिक्वायर्ड टू नो द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ द वर्क इन शॉर्ट ड्यूरेशन, कम से कम समय में, है ना. डिटेल एस्टिमेट को बहुत समय लगता है, क्योंकि सर्वे करना पड़ता है और क्या उसके डिजाइन ड्राइंग, तो उसको समय लगता है. लेकिन कम से कम समय में उसकी कीमत पता करने के लिए जो हम प्रोसेस अपनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट प्रोसेस. सो देयरफॉर इट इज डन इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन, प्रिपेयर्ड बिफोर द डिटेल सर्वेस. कोई भी कंस्ट्रक्शन के डिटेल सर्वे के पहले हम अंदाजे पता करने के लिए दिस अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट इज बीइंग डन, prepared before the detail survey, before the design drawing for the work. So approximate cost is equal to summation of the approximate cost of the building, sanitary, water supply, drainage, electrification, boundary wall, roads if any, and if cost of the land, है ना. ये फॉर एग्जाम्पल है बिल्डिंग के लिए. यही किसी डैम के लिए भी लगेगा, यही किसी ब्रिज के लिए भी लगेगा. ब्रीफ रिपोर्ट ऑफ द प्रोजेक्ट वर्क, है ना. ये मैंने जब भी आपको बोला था कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए एक ब्रीफ रिपोर्ट ऑफ द प्रोजेक्ट वर्क स्टेटिंग द सोर्स ऑफ प्रपोजल, नेसेसिटी ऑफ दैट वर्क और डिमांड, प्रोविजंस उसमें क्या किया है, एंड बेसिस ऑफ द एस्टिमेट. अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड विथ लाइन प्लान ऑफ द साइट.
So this is the reasons. Again, these are bit given in detail to ascertain the feasibility of the project. काम चालू करने के पहले ये काम feasible है या नहीं. If feasible with respect to availability of the funds, पैसा है उसमें हम ये काम कर सकते हैं क्या? Then only detail estimate along with design and drawings are prepared. ठीक है, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट बनाने के बाद में गवर्नमेंट के तरफ भेजा या किसी प्राइवेट ओनर के तरफ भी भेजा, तो उसके पास पैसा है तो ही हम आगे जा सकते हैं डिटेल एस्टिमेट के लिए. प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट इज एसेंशियल फॉर एनी प्रोजेक्ट वर्क. इज इन्वेस्टिगेटेड वेदर द प्रोजेक्ट में बी रिकमेंडेड और नॉट. प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन इज नीडेड. एखादा डैम है, एखादा ब्रिज है, तो उसका हमें सर्वे करना पड़ेगा, टेक्निकल सर्वे करना पड़ेगा. फिर उसमें हाइड्रोलॉजी के हिसाब से वाटर अवेलेबिलिटी है कि नहीं देखेंगे, एंड जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वेदर वी कैन सप्लाई द वाटर और नॉट. ऑल दिस थिंग्स. एखादी बिल्डिंग भी बनानी है तो कितनी लैंड अवेलेबल है, उसमें कितना कर सकते हैं बांधकाम वगैरह. सो दैट प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन इज नीडेड फॉर अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट. बहुत इंपॉर्टेंट कॉस्ट बेनिफिट रेशियो, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और उससे बेनिफिट इसका रेशियो, this must be greater than 1 for, again as I have told, for obtaining the administrative approval, for the valuation purpose. एखादी बिल्डिंग की कीमत का पता करने के लिए भी हमें अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट काम आता है. खरीदना, सेल परचेस के लिए, फॉर द इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट, है ना. आप ये ध्यान में रखिए, किसी बिल्डिंग का इंश्योरेंस हम करते हैं, है ना, अगेंस्ट थेफ्ट, अगेंस्ट बर्निंग एक्सेट्रा, तो वो इंश्योरेंस के लिए भी जरूरी है. वहां पे भी हमारे वैल्यूअर, मैंने आपको बताया था, तो वहां पे वो वैल्यूअर की बहुत रिक्वायरमेंट है. कोर्ट फी स्टैम्प के लिए, खरीदने बेचने के लिए कीमत पता, रेंट फिक्सेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, आगे में हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है. सो द प्रिलिमिनरी एस्टिमेट बाय द वेरियस वेज, आगे हम थोड़ा सा फास्ट अब निकलते हैं, आज हमें खत्म करना है preliminary or the approximate estimate, so that next time we will move on to that numerical part, that is calculation of the earthwork quantities etc. Very easy but very interesting. So the preliminary estimates prepared by the various ways for the different structures and works, है ना. बहुत, अब हम कंस्ट्रक्शन करते वक्त बिल्डिंग करते हैं, ब्रिजेस करते हैं, कैनाल्स करते हैं, रेलवेज करते हैं, वाटर सप्लाई करते हैं, प्लम्बिंग करते हैं, तो हर एक के लिए अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट कैसे बनाते हैं, उसके लिए टू सम वी विल सम कंस्ट्रक्शंस वी विल डिस्कस. द फर्स्ट इज द बिल्डिंग्स. बिल्डिंग्स के लिए अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट कैसे बनाते हैं, बिल्कुल जैसा हम हमारे लोकल प्रैक्टिस में बनाते हैं वही प्रोसेस है. आगे देखते हैं. वो पर यूनिट बेसिस, है ना. समझो हमारे बाजू में हमारा प्लॉट है 1500 स्क्वायर फीट, और हमारे बाजू में हमारे दोस्त ने, हमारे और कोई दूर किसी ने घर बनाया है उतना ही. तो हम पूछते हैं कि भाई तुझे कितना खर्चा है, तो वो बोलता है सर मुझे 5 लाख रुपए खर्चा है घर बनाने के लिए, 10 लाख है, 20 लाख जो भी है. तो हम अंदाजा कर सकते हैं कि अरे चलो मेरे घर को अभी इसने बनाया, ये तो अभी इमीडिएट बनाया है, महीना तो हो गया है घर में रहने के लिए गया, तो हम पता कर सकते हैं मेरे घर को भी उतना ही खर्चा आएगा क्योंकि मेरा प्लॉट उतना ही है. तो उसको बोलते हैं पर यूनिट बेसिस. एखादे बार यदि हमारा प्लॉट एरिया साइज अलग है, कंस्ट्रक्शन एरिया कम ज्यादा है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि उसका 1000 स्क्वायर मीटर या 1000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन होगा, और उसको समझो 1000, ऐसे ही अंदाज के लिए मैं बोल रहा हूँ कि उसको समझो 1000 रुपए खर्चा है. 1000 में 1000 स्क्वायर फीट का बांधकाम नहीं होता है, सिर्फ कैलकुलेशन के लिए बोल रहा हूँ. तो वो उसका प्लिंथ पर स्क्वायर फीट एरिया आ गया 1 रुपया, 1 रुपीज पर स्क्वायर फीट, है ना. 1000 स्क्वायर फीट के लिए 1000 रुपए, तो वह 1 स्क्वायर फीट के लिए 1 रुपया. तो हमारा कंस्ट्रक्शन यदि 700 स्क्वायर फीट है, तो हम बोल सकते हैं कि मुझे 700 रुपए खर्च आएगा, है ना. 1000 स्क्वायर फीट के लिए हम 1 लाख रुपए भी ले सकते हैं, 10 लाख भी ले सकते हैं, और कुछ भी उस हिसाब से. आई मीन टू से दैट प्लिंथ एरिया बेसिस उसको बोलते हैं. सो वो आइदर प्लिंथ एरिया, आइदर कारपेट एरिया, वो कुछ भी आप उस हिसाब से प्लिंथ एरिया बेसिस से निकाल सकते हैं.
क्यूबिक कंटेंट बेसिस, बिल्डिंग का जो वॉल्यूम है तो पर क्यूबिक मीटर कितना खर्चा है एक आधे पहले बनाए हुए बिल्डिंग को और आज कितना आएगा, और अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड 1 बाय 1 हम समझते जाते हैं। ठीक है, पर यूनिट बेसिस जैसा मैंने आपको बताया था कि जैसे एक आधी स्कूल है, एक आधा हॉस्टल है, क्लासरूम है, तो वहां पे हम, या हाँ एक आधा हॉस्पिटल है, पहले तो हम स्कूल हॉस्टल और क्लासरूम के बारे में सोचते हैं, तो उसकी जो कीमत है, एक आधी स्कूल हॉस्टल या कॉलेज बिल्डिंग, ये एक आध साल पहले 6 महीने कहीं आजू बाजू में कंस्ट्रक्ट किया है। जैसे हमारा समझो मोहगांव में है, मोहगांव में गायकवाड़ पाटिल के ही 2-3 कॉलेज है हमारे, आभा गायकवाड़ एक है, तो यदि आभा गायकवाड़ में कंस्ट्रक्ट करना है तो हमारा तुलसीराम जी गायकवाड़ पाटिल कॉलेज पहले कंस्ट्रक्ट हो चुका है, तो उसकी जो कीमत आई तो उसमें यदि 600 लड़के पढ़ते हैं या 1200 लड़के पढ़ते हैं तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय 1200 स्टूडेंट्स, तो पर स्टूडेंट कितनी कीमत आई, तो उस हिसाब से वी कैन फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ एनी अदर कॉलेज, है ना, आसपास के, आभा गायकवाड़ है या और कहीं समझो पैलोटी में बांधना है और कोई नियर बाय, क्योंकि रेट क्या है वो जनरली इट विल बी एप्लीकेबल टू नियर बाय एरियाज बिकॉज द रिसोर्सेस आर एट ए डिफरेंट डिस्टेंस फॉर द डिफरेंट लोकेशंस। पांचगांव की समझो जहां से खदान है, पांचगांव खदान जहां से गिट्टी हमें मिलती है नागपुर में, तो ये अलग अलग जगह के लिए अलग अलग लगे रहेगा उसका ट्रांसपोर्टेशन, है ना, थोड़ा थोड़ा समझते जाएंगे आप। सो दिस इज पर यूनिट बेसिस। हॉस्पिटल में है तो पर बेड बेसिस, सिनेमा टॉकीज है तो पर सीट बेसिस, थिएटर हॉल वगैरह, एखादी फैक्ट्री है तो पर बे या पर जो मशीन बेसिस, बैरक्स एंड द डॉर्मिटरीज पर टेनामेंट, है ना, बैरक्स डॉर्मिटरीज हम होटल में वगैरह रहते हैं, एंड द पर टेनामेंट फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग। जैसे मैंने अभी बताया कि समझो एक आधी कॉलोनी बनानी है, 100 लोग, उस 100 बिल्डिंगे बनेगी एक जैसी, है ना, आजकल टाउनशिप बनती है, आजकल जो भी फ्लैट्स वगैरह होते हैं या फ्लैट्स में भी, तो एक फ्लैट की कीमत मल्टीप्लाइड बाय 100 फ्लैट है तो वो दैट विल, और एक फ्लैट की कीमत अंदाजे निकाले हुई किसी एक आधे पुराने बिल्डिंग की हमारे आइडिया है तो। सो ए हॉस्टल बिल्डिंग फॉर 100 स्टूडेंट्स 10,000 पर स्टूडेंट वर्क्स आउट टू बी, 100 स्टूडेंट के लिए एट 10,000 पर स्टूडेंट यदि कीमत है उसकी, निकाला है पुराने इससे, तो उसकी कीमत आएगी 10 लाख। सो दिस इज द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट। 100 बेड हॉस्पिटल अबाउट 50,000 पर बेड, 100 बेड है हॉस्पिटल में तो इट विल कम आउट टू बी 50 lakhs। फॉर बैरक 10 बेज, एखादे फैक्ट्री में 10 यूनिट्स है तो 10 बेज, ईच बे ऑफ 3/6 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 पर बे विल बी 1 lakh। ऑफ 2 रूम्ड क्वार्टर, 2 रूम का क्वार्टर 6-60 हजार उसकी यदि अप्रोक्सीमेट कीमत आती है तो 3 रूम के क्वार्टर के लिए वो कीमत आएगी 1 लाख, बिकॉज 2 रूम तो 30-30 लाख, 30-30 हजार एक रूम के लिए, 3 रूम के लिए 30,000 इंटू 3 अप्रोक्सीमेटली 1 लाख 90,000। ठीक है, दिस इज द पर यूनिट बेसिस। Then the next is plinth area estimate for the building. Therefore, we learnt earlier what is plinth area, what is built up area, what is carpet area. Okay, so this is prepared on the basis of plinth area of the building. The rate being deduced and calculated from the cost of similar building. आजू बाजू में सरीकी बिल्डिंग है, हैवीली सिमिलर स्पेसिफिकेशन, हाइट्स एंड द कंस्ट्रक्शन इन द लोकेलिटी। वो आजू बाजू के लोकेलिटी में ऐसी ही कोई बिल्डिंग बनी है जिसका प्लिंथ एरिया हमें पता है, जैसे मैंने बताया कि 1000 स्क्वायर मीटर यदि की बाजू में बिल्डिंग बनी है और उसका समझो 1,000 रुपए खर्चा आया तो 1 स्क्वायर मीटर के लिए 1 रुपया खर्चा है, तो हमारी बिल्डिंग यदि 700 स्क्वायर मीटर है उसका प्लिंथ एरिया तो इट विल बी 700 रुपीज विल बी द कॉस्ट। सो दिस इज द बेसिस ऑफ द प्लिंथ एरिया। So these are calculated by finding the plinth area of the building and multiplying the plinth area with the rate calculated. The plinth area should be calculated for covered area by taking external dimensions of the building. ठीक है, प्लिंथ एरिया क्या है ये मैंने लगता मैंने आपको समझा दिया है।
कोर्ट यार्ड यानी आंगन जो रहता है, अदर ओपन एरिया शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन प्लिंथ एरिया, क्योंकि कोर्ट यार्ड में कोई हम बांधकाम करते नहीं है जो ओपन स्पेस है। इफ द प्लान ऑफ द बिल्डिंग इज नॉट रेडी, है ना, बहुत बार कंस्ट्रक्शन करने के पहले अंदाजा आने को हमारे पास में बिल्डिंग का ड्राइंग नहीं रहता है, प्लान नहीं रहता है, सेक्शन कुछ नहीं है, तो उस इसमें भी हमें अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट कैसा करना है। एट द बिगिनिंग जस्ट प्रिपेयर ए प्रपोजल, फ्लोर एरिया और रूम्स एक्सेट्रा मे बी डिटरमाइंड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट, कितने लोग हैं उस हिसाब से हम रूम वगैरह कर सकते हैं। 30 to 40% ऑफ द टोटल एरिया जो हमने निकाला उसमें और वॉल्स और सर्कुलेशन एंड वेस्ट एक्सेट्रा बालकनी ये ऐड कीजिए, और फिर उसको मल्टीप्लाई दैट टोटल एरिया by the plinth area rate, we will give the plinth area cost. For example, the approximate cost of the building having plinth area of 100 square meter, 100 square meter की हमें बिल्डिंग बनाना है, और जो भी पुराने बिल्डिंग से हमने निकाला है 900 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, then 100 multiplied by 900 will give you the 90,000. फॉर द स्टोरीड यानी एक मजली, दो मजली, तीन मजली है, तो हर एक स्टोरी के लिए अलग अलग हमने रेट निकालना चाहिए, ऐसा ये प्रोसेस बताती है। उसके बाद में क्यूब रेट एस्टिमेट ऑफ द बिल्डिंग, ये जैसे हमने प्लिंथ एरिया बाद में पर यूनिट बेसिस निकाला था, वैसे क्यूब रेट यानी जो भी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग का इनर वॉल्यूम है, लेंथ ब्रेड्थ इनटू डेप्थ, है ना, वॉल्यूम बिल्डिंग का जो है इनर वॉल्यूम, तो वो इनर वॉल्यूम निकालिए एग्जिस्टिंग जिसकी हमने कॉस्ट निकाला है वो, या जिसकी कॉस्ट हमें पता है ये बिल्डिंग बनाने के लिए 10 लाख रुपए खर्चा है, और इसका इनर वॉल्यूम 10 क्यूबिक मीटर है, तो पर क्यूबिक मीटर कॉस्ट होगी 10 lakhs डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 1 lakh, एंड दिस 1 lakh पर क्यूबिक मीटर इज टू बी अप्लाइड फॉर द बिल्डिंग विच इज टू बी कंस्ट्रक्टेड इन फ्यूचर, दैट इज प्रपोज्ड बिल्डिंग. So this is the process, is preliminary estimates based on the prepared on the basis of the cubical content of the building, the cube rate being deduced or calculated from the cost of similar building having similar specification and construction in the locality. जैसे मैंने बताया अभी, cubical content, length, breadth and height, for the every floor this cube rate will be different, है ना. ग्राउंड फ्लोर के लिए रेट में फाउंडेशन वगैरह आएगा, फर्स्ट फ्लोर के लिए फाउंडेशन आएगा क्या, नहीं आएगा, फाउंडेशन की कॉस्ट फर्स्ट फ्लोर में सिर्फ फर्स्ट फ्लोर का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, टॉप स्लैब, कॉलम्स, बीम्स एक्सेट्रा, उसके और हर फ्लोर के लिए डिफरेंट रेट्स विल डिपेंड ऑन द साइजेस ऑफ द कॉलम्स एक्सेट्रा. ठीक है. फॉर स्टोरीड बिल्डिंग द हाइट शुड बी टेकन बिटवीन द फ्लोर लेवल ऑफ 1 story टू टॉप ऑफ द हायर फ्लोर. The foundation and plinth and the parapet above roof are not taken into account in finding the cubical content. है ना, रूफ के ऊपर में यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर के लिए फाउंडेशन और प्लिंथ नहीं आएगा, ये कहाँ आएगा, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर के लिए या बेसमेंट के लिए आएगा. क्यूब रेट एस्टिमेट इज मोस्ट एक्यूरेट एज कंपेयर टू द अदर प्रोसेसेस, एंड देयरफॉर जनरली इसको हम अडॉप्ट करते हैं. द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग ऑफ द क्यूबिक कंटेंट 400 क्यूबिक मीटर की हमें बिल्डिंग बनाना है जिसका क्यूबिक कंटेंट है, मल्टीप्लाइड बाय 180 रुपीज पर क्यूबिक मीटर विल बी 72,000, है ना. 400 मल्टीप्लाइड बाय 180 इट विल बी 72,000. ठीक है. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज अबाउट द अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट. sometimes there may be a न्यूमेरिकल्स ऑल्सो, स्मॉल न्यूमेरिकल्स आते ही है, ऐसे रिटर्न में आते थे, एमसीक्यू में भी आ सकते हैं कि भाई दिस इज द रेट ऑफ द पर क्यूबिक मीटर एंड द क्यूबिक मीटर वॉल्यूम ऑफ द प्रपोज बिल्डिंग इज दिस मच, फाइंड आउट द कॉस्ट, और फ्रॉम द टोटल कॉस्ट फाइंड आउट द पर क्यूबिक मीटर रेट, पर स्क्वेयर मीटर रेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, द न्यूमेरिकल्स में कम. अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड. ठीक है. एखादे बार हमारे पास में एखादे पुराने बिल्डिंग जो है, जो हमने पहले जिसको कंस्ट्रक्ट किया है, वो बिल्डिंग के वेरियस आइटम्स ऑफ वर्क फ्रॉम द एक्सकवेशन टू द फिनिशिंग, हर आइटम के हमारे पास में क्वांटिटी है, तो वो क्वांटिटी उतने एरिया के लिए है, तो हमें जितने एरिया में कंस्ट्रक्ट करना है
उसके लिए कितने क्वांटिटी रहेगी वो हमने निकालना है, और वो क्वांटिटी को अप्रोक्सीमेट रेट से मल्टीप्लाई किया तो हमें एस्टिमेटेड अप्रोक्सीमेट कॉस्ट मिलेगी। ये मेथड का basis है। Here approximate total length of the wall is found in the running meter, total length multiplied by rate per running meter of the walls from the earlier buildings fairly give the accurate cost. So this method is divided into two parts: foundation including plinth and the superstructure. Okay, this is one of the method. So for this method the plan or the line plan of this building should be available. इसके लिए हमें ये लाइन प्लान की जरूरत है। ठीक है, ये बिल्डिंग के अभी हमने 4 मेथड्स समझ लिए। ठीक है, नाउ द अदर कंस्ट्रक्शन which we may come across is the road and the highways. तो इसमें भी पहले जो कंस्ट्रक्टेड रोड्स और द हाईवेज है उसकी कॉस्ट हमें पता रहती है ना। एखादे कंस्ट्रक्शन हो चुका है पहले ऑफ द सेम स्पेसिफिकेशन, तो उसका तो एस्टिमेट बनता ही है। उसकी कंप्लीटेड कॉस्ट भी हमें पता चल सकती है, बांधकाम होने के बाद में उसको कितना खर्चा है। तो उसके ऊपर से समझो 10 किलोमीटर के लिए 10 लाख का खर्चा है पहले जो अर्लियर कंप्लीटेड वर्क, तो हमें ये अंदाजा आ जाता है कि 1 किलोमीटर के लिए 1 लाख खर्चा है। ठीक है, तो हमें यदि फ्यूचर में 10 किलोमीटर का या 50 किलोमीटर का कंस्ट्रक्शन करना है तो 50 kilometers by 1 kilometer 50 lakhs will be the approximate cost of the roads in proposal. So per kilometer or the per mile, आजकल तो माइल है ही नहीं हमारे इसमें, हम तो किलोमीटर ही यूज करते हैं। बेसिस डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ द रोड, है ना। आपको सबको मालूम है अभी तक के व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ द रोड्स। ओके, अगेन हायरार्ची ऑफ द रोड्स, यू नो, दे आर द विलेज रोड्स, they are the taluka roads, they are the district roads, they are the state highways, they are the national highways, है ना। आप ट्रांसपोर्टेशन में कहीं ना कहीं तो भी आपने जरूर पढ़ा है। तो उसका मतलब ही नेचर ऑफ रोड होता है। विलेज रोड उसके स्पेसिफिकेशन अलग रहते हैं, आपको मालूम है। बाद में आपका तालुका रोड जो है उसमें 2 और 2 4 लेन्स रहते हैं, और आप आगे में डिस्ट्रिक्ट रोड में जाएंगे तो शायद 8 लेन रहेंगे, और क्वालिटी भी अलग रहेगी। और आप समझो नेशनल हाईवे को जाते हैं तो आजकल तो मैक्सिमम कंक्रीट के ही होते हैं, है ना। सो ऑल दिस डिपेंड ऑन द नेचर और द स्पेसिफिकेशन ऑफ द रोड, एंड फ्रॉम दिस यू कैन फाइंड द पर किलोमीटर कॉस्ट। सो नेचर ऑफ रोड, विड्थ एंड थिकनेस ऑफ द मेटलिंग। So for example, 10 kilometer of the state highway, approximate cost is 5 lakh per kilometer. तो 10 kilometer के लिए 50 lakhs. Okay, the same ideology or same principle is applied for the irrigation channels, है ना। कैनल जो हम बनाते हैं, हम ही करते हैं इंजीनियर्स, इरिगेशन कैनल्स और द चैनल्स। सो पर किलोमीटर जो भी पहले के कैनल हो चुके हैं, जैसे गोसेखुर्द प्रोजेक्ट है, तो गोसेखुर्द प्रोजेक्ट में राइट बैंक कैनाल है और लेफ्ट बैंक कैनाल है। तो राइट बैंक कैनाल बनाते वक्त यदि पास में कहीं तो भी और दूसरा एखादा प्रोजेक्ट हुआ है, मूल के पास में, नागबीड के पास में और कहीं, या गोसेखुर्द में ही कोई बाद में कंस्ट्रक्शन करना है, तो पहले के जो कैनाल हो गए हैं वो कैनाल की पर किलोमीटर कीमत, और कैनाल को क्योंकि डिस्चार्ज भी रहता है, तो आइदर यू कैन फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ द पर किलोमीटर और पर क्यूबिक मीटर ऑल्सो, है ना। क्योंकि कैनाल में क्या है कि उसमें से डिस्चार्ज या पानी बहता है, तो यू कैन फाइंड द कॉस्ट पर किलोमीटर और पर क्यूबिक मीटर ऑफ ऑलरेडी कंप्लीटेड वर्क, एंड यू कैन अप्लाई दिस कॉस्ट फॉर द कमिंग वर्क और द फ्यूचर वर्क। So approximate cost of the 10 kilometer length of the canal of 3 cubic meters, इसका डिस्चार्ज फिक्स्ड है पर सेकंड, 3 cubic meter per second कैपेसिटी, क्यूमेक्स जो बोलते हैं, विल बी 70,000 पर किलोमीटर वर्क्स आउट टू बी 7 lakhs, है ना। 70,000 डिवाइडेड बाय 10 किलोमीटर विल बी 70,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 विल बी 7 lakhs। ठीक है, so this is the approximate cost. 70,000 per kilometer is found out from the old work, पहले के जो हुए, but it has got the same discharge 3 cubic meter। ठीक है, यदि ये 70,000 पर क्यूबिक
पर किलोमीटर पर क्यूबिक मीटर यदि रेट हमने निकाला है पुराने इससे, तो हमें 70,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 भी करना पड़ेगा। लेकिन हमारी जो कीमत है पुरानी, ये पर किलोमीटर फॉर द 3 क्यूबिक मीटर है, तो इसलिए हमने 70,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 विच इज इक्वल टू 7 लाख हमने किया। ये हम अब इरिगेशन के लिए, क्योंकि उस पे लेंथ भी है, डिस्चार्ज भी है, और वो इरिगेशन भी करता है, उसको कमांड एरिया करके बोलते हैं। तो इसके ऊपर से निकाल सकते हैं कि एक आधा कैनाल 2000 हेक्टेयर के लिए हमें कीमत निकालना है, कितना कैनाल की कीमत रहेगी। तो हमारे पास में यदि कीमत है पर हेक्टेयर के लिए, जैसे यहाँ पे है निकाला है कि 1000 पर हेक्टेयर इज द कॉस्ट ऑफ द कंप्लीटेड वर्क, then for 2000 hectares it will be 1000 multiplied by 2000, that is the 20 lakhs। ठीक है। सीवरेज प्रोजेक्ट एंड द वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, अभी हमने पढ़ा है सीवरेज प्रोजेक्ट यानी क्या, और वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट भी हमने एनवायरमेंट इंजीनियरिंग 1 में पढ़ा है। तो उसमें हम कीमत पहले कंप्लीटेड प्रोजेक्ट जो है उसमें पर हेड पॉपुलेशन कॉस्ट निकाल सकते हैं। 10 लाख लोगों के लिए 10 लाख यदि कीमत आती है, तो एक आदमी के लिए इट विल बी 10 lakhs divided by 10 divided by again that 10 lakhs, that will be for the one person, and from one person we can find out for the proposed population in future। तो ऑन द बेसिस ऑफ द एरिया कवर्ड भी कर सकते हैं हम, जैसे भी कैनाल में किया, पर हेक्टेयर एरिया बेसिस, कितने एरिया कोई हमारी सीवरेज सिस्टम है या कितने एरिया को हम वाटर सप्लाई करने वाले हैं फॉर द डोमेस्टिक पर्पस। सो पर हेक्टेयर बेसिस approximate cost of the sewerage cost for population of 1 lakh at 100 per head work per head per person will be 1 lakh multiplied by 100, that is the 100 lakhs, 1 crore। Approximate cost for water supply of the population 75,000, now rupees 90 per head per capita, so 75,000 into 90 67.5 lakhs। ठीक है। इसी हिसाब से हम ओवरहेड टैंक के लिए भी खर्चा निकाल सकते हैं। आप सबको मालूम है कि भाई इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द कैपेसिटी पर लीटर। ओवरहेड टैंक जो बनाते हैं तो पर लीटर कीमत हमने पुराने कीमत इसकी निकालना है, आसपास का जो भी टैंक होगा उस पर से हम अप्रोक्सीमेट कॉस्ट से फॉर 50,000 लीटर्स will be 50,000 into 200 per liter work। So this 200 per liter is from the older work, so 50,000 into 200 will be 1 lakh। ठीक है। 50,000 into it is 200 is 1 lakh। ठीक है। ब्रिजेस एंड कलवर्ट्स को भी हम ऐसा ही कर सकते हैं, जैसे पर रनिंग मीटर ऑफ द ब्रिज ऑफ द स्पैन, और एक आधा वो जो नदी के ऊपर में है या नाले के ऊपर में है तो उस पर उसका डिस्चार्ज क्या है, वो डिस्चार्ज पर क्यूबिक मीटर डिस्चार्ज के लिए एक आधे पुराने ब्रिज या कलवर्ट की कीमत है तो वो भी निकाल सकते हैं, या पर रनिंग मीटर के, क्योंकि ब्रिजेस और कलवर्ट में भी सिमिलर नहीं रहेंगे, वहां पे हाइट कम ज्यादा रहेगी, फाउंडेशन अलग रहेगा, रोड विड्थ अलग अलग रहेगी। ठीक है। देयरफॉर पर रनिंग मीटर स्पैन डिपेंड ऑन द हेडवे, वाटर डेप्थ, नेचर एंड डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर, है ना, ये सब के ऊपर। फॉर स्मॉल कलवर्ट्स, छोटे जो कलवर्ट्स रहते हैं, अप्रोक्सीमेटली द कॉस्ट में बी पर नंबर ऑफ द कलवर्ट। एक कलवर्ट की, एक छोटे से पुलिया की क्या कीमत है, लेकिन अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ ए बिग ब्रिज ऑफ द 3 स्पैन ऑफ 50 मीटर्स ऑफ ईच स्पैन विल बी 30,000 पर रनिंग मीटर है एक आधे पुराने ब्रिज की, तो इट विल बी 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्पैन्स इनटू 1 स्पैन 50 मीटर, इसलिए इट विल बी 45 lakhs। है ना। थोड़े से हम फास्ट भी जा रहे हैं तो थोड़े समझते जाइए। ठीक है। तो यहां हम आज रुकते हैं। सो वी विल स्टॉप हियर।